हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ये हमारी सेकंड सेमेस्टर की होने वाली है और सेकंड सेमेस्टर में आपकी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो बुक है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, इस बुक को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट 1 कवर करवा दी है। हमारी यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 हमारे कंप्लीट हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 का भी हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें सबको चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट हमने चैप्टर नंबर 5 को जहाँ तक कवर कर लिया था उससे आगे ही अब हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों वो भी आप देख पाएँ। और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप अगर नोट्स भी देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा कि आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का नाम है परिस्थितिकी दृष्टिकोण, फ्रेड रिगस। अगर आपने अभी तक लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी एंड आप डायरेक्ट ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें परिस्थितिकी दृष्टिकोण के बारे में पार्ट 1 में चर्चा कर ली थी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे, जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे अब हमारा लिखा था, प्रिज़्मीय समाज में यह देखा जाता है कि पारंपरिक पारंपरिक निर्माण कृषि अर्थव्यवस्था के साथ आधुनिक औद्योगिकरण भी मौजूद है। बड़े व आधुनिक शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाके भी अस्तित्व में हैं। यानी देखिए, इस टाइम पे हम प्रिज़्मीय समाज के बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रिज़्मीय समाज क्या होता है। प्रिज़्मीय समाज वो समाज होता है जिसमें आर्थिक, कृषि, अर्थव्यवस्था के आधार पर, आधुनिकीकरण के आधार पर जो हमारे भेदभाव होते हैं वो नहीं होते, उसमें समान रखा जाता है। शहरीकरण को और ग्रामीण को भी एक तरह से थोड़ी-सी अहमियत दी जाती है। वही हमारा प्रिज़्मीय समाज कहलाता है, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ जो हमारी औद्योगिकरण है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। नागरिक अपने अधिकारों के प्रति इसमें जागरूक होते हैं। सभी नागरिकों को पता होता है कि उनके अधिकार क्या होते हैं प्रिज़्मीय समाज में। यह मिश्रित राजनीतिक संस्कृति होती है। ग्राम व शहरी क्षेत्रों के बीच एक लंबा फासला होता है, यानी यहाँ हम मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था को देख सकते हैं। अमीर व गरीब का अंतर भी प्रशासनिक तंत्र में वर्चस्व में रहने वाली जाति या वर्ग के हिस्से में होता है। यानी यहाँ पर हम जो अमीर और गरीब के बीच का अंतर होता है, प्रशासनिक वर्चस्व होता है, वो भी देखा जा सकता है। प्रशासनिक तंत्र का कार्य सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी व सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ ही होता है। यानी जो हमारा प्रशासनिक तंत्र होता है उसका जो कार्य होता है वो सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी और सांस्कृतिक जो पर्यावरण होता है उसी के साथ मिलकर होता है। ठीक है, रिक्स ने अपने अध्ययन का बिंदु प्रिज्म समाज को बनाया, जहाँ पर आधुनिक उद्योग समाज की विशेषताएं जैसे भारी उद्योग, तकनीकी, आधुनिक राजनीतिक संरचना जैसे पार्लियामेंट, न्यायपालिका और नौकरशाही के साथ साथ मौलिक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संरचना जैसे पदानुक्रम, पारंपरिक समाज स्तरीकरण, सामाजिक स्तर, पारंपरिक मुखर पहचान का वर्चस्व प्रतिदिन देखते हैं। यानी देखिए, इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था वो प्रिज़्मीय समाज को बनाया था, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी आधुनिकीकरण है वो चीज़ें देखी जाती हैं। तकनीकी, आधुनिकी, सामाजिक जो वर्चस्व है, न्यायालय और जो हमारा पार्लियामेंट है, उन सभी को इसको एक तरह से केंद्र माना जाता है। इसमें नौकरशाही वगैरह सभी को दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, रिक्स की रुचि आधुनिक नौकरशाही व उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना के माध्यम में परस्पर प्रभाव, विशेषकर विकासशील देशों में को जाननी थी। यानी देखिए, जो रिक्स हैं उनकी जो रुचि थी वो नौकरशाही को, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो संरचना है उसको जानने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, और खासकर उन देशों में जो कि विकासशील देश हैं, कि उनकी जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। ठीक है, दूसरे शब्दों में रिक्स प्रिज़्मीय समाज के सामाजिक ढांचे व प्रशासनिक तंत्र के पारस्परिक प्रभाव को लेकर चिंतित थे, और दूसरे शब्दों में कहें तो वो जो प्रिज़्मीय समाज होते हैं उनकी सामाजिक और प्रशासनिक जो ढांचा है उसको लेकर थोड़े से चिंतित रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, रिक्स ने प्रिज़्मीय समाज 3 विशेषताओं को पहचाना। यानी रिक्स के अनुसार प्रिज़्मीय समाज की 3 प्रमुख विशेषता होती हैं। पहला होता है हमारा विधियाँ, किस तरह से यह आधुनिकता के सह अस्तित्व के साथ ही पारंपरिक
विभिन्न प्रकार के तंत्रों की उपस्थिति इतिहास व बिंदुओं को दर्शाती है। यानी ये आधुनिकता को तो दर्शाती है, साथ में जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं उनको भी एक साथ दर्शाने या फिर प्रकट करने का कार्य करती है। और जो दूसरी पहचान होती है वो होती है हमारा औपचारिकवाद। औपचारिकवाद क्या होता है? यहाँ पर परिकल्पित दृश्य के समाज से संविधान व वास्तव में एक बड़ा अंतर होता है। यानी जो हमारा परिकल्प्य होता है समाज का और जो संविधान का होता है, उन दोनों में वास्तव में एक बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है जा सकता है। रीतिकाल के कारण नौकरशाही में वास्तविक व्यवहार भिन्न है, परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार फैल जाता है या फैला हुआ होता है इसके अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान होता है उसमें और वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है। इसी के कारण जो नौकरशाही है या फिर कोई भी वास्तविक जो चीज़ें होती हैं उनमें भ्रष्टाचार फैल जाता है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा अतिव्यापी। अतिव्यापी क्या होता है? प्रिज्म समाज में आधुनिक राजनीतिक प्रशासन संरचना बनाए, किंतु निष्पक्ष व परंपरागत संरचना समाज के व्यवहारिक तंत्र में लगातार वर्चस्व में है। इस प्रकार से नवीनतम आधुनिक संरचना केवल दिखावटी सेवाओं को भुगतान एवं व्यापक रूप से परंपरागत सामाजिक संरचनाओं की अनदेखी करती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे, रिक्स प्रिज्मी समाज के आर्थिक ढांचे को बाजार कैंटीन कहते हैं। यानी रिक्स के अनुसार जो वो प्रिज्म समाज है इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो एक बाजार कैंटीन की तरह है। यह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार सुनिश्चित करती है। यानी सभी समाज के जो लोग हैं उनमें उनकी जो सामाजिक स्थिति है या ये कहें आर्थिक जो स्थिति है उसके अनुसार उन सेवाओं का विभाजन करती है या उन्हें स्थापित करती है कि किसको क्या सेवा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साला मॉडल प्रिज्म समाज के प्रशासनिक उप प्रणाली। यानी अब हम साला मॉडल जो प्रिज्म समाज का प्रशासनिक उप प्रणाली है उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्रिज्म समाज कई प्रकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व प्रशासनिक उप प्रणालियों का वर्णन करता है। क्योंकि प्रिज्म समाज में हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व प्रशासनिक जो प्रणाली हैं उप प्रणाली हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। रिक्स प्रशासनिक उप प्रणाली को साला मॉडल का नाम देते हैं। यानी देखिए जो रिस्क हैं वो प्रशासनिक उप प्रणाली को साला मॉडल नाम से नाम देते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल समाज में इसे ऑफिस या ब्यूरो तथा एग्रिया समाज में इसे चैम्बर कहा जाता है। यानी देखिए जो हमारा आधुनिक वाला समाज होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इंडस्ट्रियल और एग्रिया ये दोनों ही समाज में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और जो हमारा एग्रिया होता है वो इसको ऑफिस या फिर ब्यूरो के नाम से बुलाते हैं, और जो हमारा एग्रिया होता है उसमें इसे चैम्बर के नाम से बुलाया जाता है। प्रिज्म समाज में भाई भतीजावाद या संरक्षण देना या पक्षपात परिवार के संबंधों पर आधारित अथवा रिश्तेदारी पर आधारित होता है। यानी जो प्रिज्म समाज होता है इसमें भाई भतीजावाद या फिर हम कह सकते हैं जो संरक्षण है वो हमारे पारिवारिक संबंध के ऊपर देख सकते हैं, या फिर जो हमारी रिश्तेदारी होती है उसके आधार पर उन्हें छूट दी जाती है या फिर संरक्षण दिया जाता है। साला मॉडल मुख्यतः सामाजिक संरचना को प्राथमिकता प्रदान करता है, साथ ही साथ प्रशासनिक मामलों को भी देखता है। यानी ये जो मॉडल है ये जो हमारी सामाजिक संरचना होती है उसको प्राथमिकता देने का कार्य करता है, और साथ ही साथ जो हमारे प्रशासनिक मामले होते हैं उनको भी संभालता है। ठीक है, यह व्यक्तिगत शक्ति संपत्ति समृद्धि को सामाजिक कल्याण के बजाय अधिक बढ़ाता है। यानी ये जो शक्ति है संपत्ति है समृद्धि है उसे सामाजिक कल्याण के बजाय उसे बस बढ़ाने के ऊपर जोर देता है। कला का व्यवहार व प्रदर्शन समाजीकरण व पारलौकिक चित्र से अधिक प्रभावी होता है। यानी इसमें हम पारलौकिक चित्र से अधिक इसे प्रभावित देख सकते हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने इस कानून को वैश्विक रूप से लागू नहीं किया, और यही परिणाम निकला कि उन्होंने इस जो इनका मॉडल था इसे इन्होंने वैश्विक रूप पे लागू नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आपसी हित वाले समूह वैचारिक पहचान के चलते बने, और यहाँ लगातार समूहों के मध्य संघर्ष नौकरशाही के समर्थन में चला। यानी देखिए जो आपसी संबंध वाले होते हैं वो तो चलते बनते हैं, और जो और समूह होते हैं उनके बीच में संघर्ष नौकरशाही का संघर्ष देखा जा सकता है। ये हित वाले समूह वैचारिक सांप्रदायिक पहचान पर आधारित होते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारी वैचारिक सांप्रदायिक पहचान होती है उसी का दबदबा रहता है या फिर वो बहुत ज़्यादा चलती है, और उन्हें ही कलेक्ट कहा जाता है। यानी इन्होंने उन लोगों को या फिर उस प्रणाली को कलेक्ट कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस प्रकार की व्यवस्था सामाजिक उत्तरदायी वर्ग जाति के भीतर कम संख्या वाले
वर्ग जाति के प्रति सीधे आरक्षण प्राप्त होता है, विरोध उत्पन्न होता है। यह दोनों संप्रदायों के मध्य भय व विरोध का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। यानी देखिए ये जो ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ रिश्तेदारी, भाई भतीजावाद को देखा जाता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, समाज में एक तरह से जो विरोध है, जो भय है और जो वो खतरा है उसको पैदा कर देती हैं। विरोध जो भावना होती हैं वो जन्म ले लेती हैं। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे परिवार संप्रदाय व जातीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर जो परिवार होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है। रिक्स ऐसे समूहों को कलेक्ट का नाम देते हैं और उन्होंने रिक्स ने ऐसे समूहों को कलेक्ट के नाम से पुकार, जो कि प्रिज्मीय समाज में एक ऐसी विशिष्ट समूह है जो कि आधुनिक मूल्यों का चित्रण तो करते हैं परंतु परंपरागत सामाजिक कानून व व्यवहारिक मूल्यों को बनाए रखते हैं। इस प्रकार के समाज का प्रशासनिक ढांचा कलेक्ट को प्राथमिकता देता है। यानी देखिए ऐसे समाज जो वो कि जो हमारा परिवार और जो हमारे मूल्य होते हैं पारंपरिक, उनको तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन साथ ही ये समाज के जो वो प्रशासनिक ढांचा होता है उसको भी बढ़ाते हैं, उसको भी प्राथमिकता देते हैं कलेक्ट। और कलेक्ट की भांति ही कार्य करते हैं और सभी साला या इसकी सब संस्थाएं प्रमुख कलेक्ट के साथ नजदीकी संबंध उत्पन्न करते हैं और स्वयं भी कलेक्ट जैसे कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रिज्म समाज में पारंपरिक व्यवहार आधुनिक मानकों को साथ जोड़े हुए होता है। इसी कारण औपचारिक मानवों व अनौपचारिक मानकों की अतिव्यापी होती है। यानी देखिए जो प्रिज्म समाज होता है वो आधुनिक और जो वो पुरानी होते हैं उसे जोड़े हुए रखता है। इसी वजह से जो हमारा औपचारिक और अनौपचारिक मानक होते हैं वो आपस में अतिव्यापी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे रिक्स ने पाया कि प्रशासनिक ढांचा विभाजित है। द जूर कानूनी शक्ति व द फैक्टो वास्तविक में ये जो प्रिज्म समाज को नियंत्रित करता है। यानी देखिए इन्होंने पाया कि जो प्रिज्म समाज है या प्रशासन है वो दो ढांचों में बटा हुआ है, द जूर और द फैक्टर, इनमें विभाजित होता है। यहाँ पर द जूर का प्राधिकार द फैक्टर के अधिकारों की नियंत्रण करता है। यानी द जूर जो होता है वो द फैक्टरों को अधिकारित करता है या फिर उन पर नियंत्रण रखता है। रिक्स ने प्रिज्मे समाज में राजनीति को असंतुलित राजनीति के रूप में चित्रित किया। यानी देखिए जो रिक्स हैं वो कहते हैं कि जो हमारी राजनीति है उसे असंतुलित राजनीति के रूप में ये चित्रित करते हैं रिक्स प्रिज्मीय समाज में। ठीक है, ये जो बात हो रही है ये प्रिज्मीय समाज की बात हो रही है। रिक्स ने निष्कर्ष निकाला कि प्रिज्मीय समाज में नौकरशाही के ऐसे विकास में राजनीतिक विकास की प्रगति में बाधा आती है। इस प्रकार के कमजोर राजनीतिक विकास में आधुनिक संस्थाएं संरचनाएं जैसे विधानसभा, राजनीतिक दल, स्वैच्छिक संगठन तथा नागरिक समाज कम प्रभावशाली होते हैं। यानी देखिए उन्होंने पाया, इनका निष्कर्ष निकला कि जो प्रिज्म समाज होता है उसमें जो नौकरशाही होती है वो राजनीतिक जो विकास होता है उसका सही से नहीं हो पाता, वो बाध्य करती है, जिसकी वजह से जो हमारी राजनीतिक दल होते हैं, स्वैच्छिक जो संगठन होते हैं वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाते और वो अपना कार्य में असफल रह जाते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे। रिक्स ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र की कार्य क्षमता कौशल पर आधारित यह राजनीतिज्ञ चाहे वह योग्य अयोग्य हों वह नौकरशाही के अक्षम व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। यानी देखिए ये चाहे वो व्यक्ति योग्य हो या अयोग्य हो, नौकरशाही के जो अक्षम व्यक्ति होते हैं उन्हें दंडित कर सकते हैं। लेकिन अक्सर नौकरशाही अपने गलत निर्णयों के बावजूद बच निकलता है और दंडित भी नहीं हो पाते। यानी जो नौकरशाही है वो अपनी गलती के बावजूद भी बच निकलता है और उसे दंडित भी नहीं किया जाता। इस प्रकार के वातावरण में प्रतिभाशाली साला अधिकारी अधिक समय को उन्नति व विकास में व्यतीत करते हैं और इसी वजह से जो साला मॉडल है वो अधिक अधिकारी और समय को एक तरह से विकास की ओर व्यतीत कर देते हैं। साला अधिकारी की विशेषताएं होती हैं भाई भतीजावाद व पक्षपात, संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रशासनिक प्रभाव व अक्षमता। साला आधिकारिक रूप से स्वहित के उद्देश्य व वास्तविक शक्ति व स्वहित की रक्षा के लिए संचालित किया जाता है। यानी जो साला अधिकारी मॉडल होता है ये जो है स्व हित के लिए, स्व की रक्षा के लिए संचालित किया जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा वो है हमारा बाजार कैंटीन प्रिज्मीय समाज की आर्थिक उप प्रणाली। यानी जो बाजार कैंटीन है उसमें जो प्रिज्मीय समाज है उसकी जो आर्थिक उप प्रणाली है, अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
इसके अंतर्गत आप लिखेंगे FW रिस्क ने प्रिज्मीय समाज की आर्थिक उप प्रणाली का वर्णन बाजार कैंटीन मॉडल के तौर पर किया, यानी इन्होंने जो आर्थिक प्रणाली है उसका जो वर्णन है एक तरह से बाजार कैंटीन मॉडल के रूप में किया। एक वितरित समाज का आर्थिक तंत्र मुक्त व्यापारिक मार्ग व आपूर्ति के नियम पर आधारित होता है, यानी ये जो होता है आर्थिक तंत्र जो होता है वो मुक्त व्यापारिक जो आपूर्ति होती है उसके आधार पर होता है तथा बाजार के आर्थिक विचारों पर भी आधारित होता है। जो हमारा बाजार होता है उसके आर्थिक विचारों पर भी ये आधारित होता है। इसके विपरीत चलिए समाज की आर्थिक व्यवस्था कुछ कारकों जैसे धार्मिक, सामाजिक, राज्य या राज परिवार के विमर्श पर आधारित होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं ये जो है ये हमारे धार्मिक, सामाजिक और राजा या फिर राज परिवार के विमर्श पर आधारित होती है। प्रिज्मीय समाज में बाजार के कारण साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के कारण आर्थिक तंत्र की रूपरेखा में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे लोगों का एक छोटा सा अंश न केवल आर्थिक संस्थाओं को नियंत्रित करता है बल्कि वह एक बड़े वर्ग की जनसंख्या का शोषण भी करता है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं एक छोटा सा वर्ग होता है जो आर्थिक जो संसाधन होते हैं उन पर नियंत्रण करता है, जो कि अमीर होते हैं, और जो छोटे से मतलब थोड़ा-सा क्षेत्र होता है जिसमें अमीर लोग रहते हैं, और जो बड़ा वाला क्षेत्र होता है इन पर सभी पर नियंत्रण करते हैं ये जो जो छोटे वाले यानी ये जो अमीर लोग होते हैं। ठीक है, ये है बाजार कैंटीन मॉडल की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, और इनके आधार पर हम कह सकते हैं ये बाजार कैंटीन जो मॉडल है उसकी विशेषता है। केवल कुछ लोगों के एक छोटे से वर्ग का प्रभाव आर्थिक संरचना पर और संस्थाओं में धीरे धीरे आर्थिक विकास के रूप में देखने को मिलता है, यानी हम कह सकते हैं केवल छोटे से एक समूह या वर्ग का ही जो आर्थिक संरचना है उसका प्रभाव धीरे धीरे जो हमारे आर्थिक विकास है या फिर आर्थिक रूप से बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे प्रिज्मीय समाज में इन नौकरशाही, साला अधिकारी व उनके ग्राहकों के बीच का संबंध खरीदार विकेंद्रता जैसे होता है। सेवाओं का मूल्य साला अधिकारी व उनके ग्राहकों की प्रकृति पर आधारित होता है, यानी हम इसके जो मूल्य हैं और जो सेवाएं हैं वो साला अधिकारी जो ग्राहक होते हैं उनकी प्रकृति पर आधारित देख सकते हैं। वस्तु का मूल्य या विभिन्न सेवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक समय से दूसरे समय और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होती हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम देख सकते हैं। यह पारिवारिक संपर्क, सामाजिक स्तर, सौदेबाजी की क्षमता, व्यक्तिगत संबंध और शक्ति की राजनीति पर आधारित होता है, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर पारिवारिक जो संपर्क होता है, सामाजिक स्तर, सौदेबाजी की जो क्षमता होती है, व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं उन सभी पर हम इसकी शक्ति को आधारित देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रिज्मीय समाज में मूल्यों में अस्थिरता समस्या उत्पन्न होती है और काला बाजार, जमाखोरी, मिलावट और अर्थव्यवस्था में महंगाई को बढ़ावा देती है। ये सीधे तौर पर आम लोगों पर प्रभाव डालती है, यानी हम कह सकते हैं इसमें जो जमाखोरी है, बाजार व्यवस्था है, मिलावट है, अर्थव्यवस्था में महंगाई है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और देखिए जब भी जो काला बाजारी होता है या फिर जमाखोरी होती है या फिर मिलावट होती है, अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है, तो सीधे ये आम लोगों को ही प्रभावित करती है। अमीरों को इससे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, या अमीर जो लोग हैं उन्हें कोई ना तो उन्हें परवाह होती है ना ही उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, इसीलिए उन्हें परवाह भी नहीं होती। तो ये सीधे तौर पर जो आम लोग होते हैं उनको प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, और इसका अगर हम परिणाम कहें कि इसका परिणाम क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी असमानता व सामाजिक अन्याय पैदा हो जाता है, क्योंकि देखिए जब महंगाई बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर जो असमानताएं होती हैं वो उत्पन्न हो जाती है। जो अमीर लोग होते हैं वो और अमीर होते चले जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा असमानताएं बन जाती है। इस प्रकार शोषण, गरीब व सामाजिक अन्याय बाजार कैंटीन मॉडल का मुख्य अंग बन गया है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं जो शोषण है, गरीबी, सामाजिक अन्याय है, वो बाजार कैंटीन का एक मुख्य अंग बन गया है। इसी आधार पर हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं या ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ हमारा निष्कर्ष स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको निष्कर्ष दिखा देती हूँ, अगर आप चाहें तो इसकी सेल्फ रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। उसके बाद में थोड़े से क्वेश्चंस हैं एंड देन यहाँ हमारा पूरा ही जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़
आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी बुक कंप्लीट होने के बाद में एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी विद आंसर, और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो आप उन सभी के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। एंड अगर आप चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको सारी ही जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करके अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर मोर कनेक्टिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।